क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास शुरू कर दी गई है। आज ये विज्ञान में क्लास 6 एनसीईआरटी का जो है फर्स्ट पार्ट है। इसमें जो है साइंस के बेसिक चीज़ों को बताया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत अच्छे से। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और साइंस में जो है क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी एनसीईआरटी है सारी क्लास आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको अच्छे से देखना है और अपनी बेसिक चीज़ को मजबूत करना है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है भोजन के घटक। भोजन के घटक क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, आयोडीन, वसा, इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, विटामिन से, प्रोटीन से, यहाँ से जोड़ करके। तो इसको हमें बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपको लगातार मिलती रहेगी टॉपिक वाइज। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था। ठीक है, एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर और भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में जो है अप्पम, मछली या सब्जियां हो सकती है। मतलब भोजन का कोई भी रूप हो सकता है और सब भोजन माना जाता है। हमारे यहाँ क्या है, जैसे जैसे भौगोलिक विविधता अलग अलग है वैसे वैसे भोजन में हमारे यहाँ विविधता पाई जाती है। कहीं ज़्यादा मछली खाया जाता है, तो कहीं पर जैसे पंजाब हरियाणा में लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं, बिहार बंगाल में असम में लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, उत्तर प्रदेश में चावल दाल दोनों खाते हैं, मतलब कि रोटी भी खाते हैं। तो कहने मतलब है, और कहीं लोग ज़्यादा मांसाहारी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे भौगोलिक स्थिति रहेगी वैसे ही लोग खाना खाएंगे। तो इसी तरह से हमारे यहाँ देश में भोजन जो है अलग अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है जो है आमतौर पर हमारे भोजन में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में जो है दाल जो है या मांस का कोई व्यंजन या सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी हो सकता है। मतलब भोजन क्या क्या हो सकता है और उससे क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, यही हमें जानना है। आगे लिखा है इस प्रकार के आहार के कुछ उदाहरण जो है आगे दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए और एक जो है सारणी बनाइए। बच्चों को बताया गया था। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। ठीक है, हमसे कुछ लोगों के लिए जो है क्या संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके, क्योंकि हर जगह हर समय उपलब्ध नहीं रहता है। आहार में जो है विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के जो वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब हमारे शरीर के लिए क्या भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि वो ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। यहाँ लिखा है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो हम भोजन करते हैं, उसमें क्या क्या होता है ये हमें देखना है। तो लिखा है हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों, ठीक है, जो हमें पादपों या जो है जंतुओं से मिलते हैं। जो लोग मांस खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, तो उनसे ये चीज़ें मिलती हैं। जो है आगे लिखा है इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो पोषक किसे कहते हैं? जो हमारे भोजन से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, उन मुख्य पोषक क्या होते हैं जो हमारे भोजन से प्राप्त होते हैं? उसमें क्या क्या प्राप्त होते हैं? तो उसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये सब हमारे क्या होते हैं? पोषक होते हैं, और ये भोजन से ही हमें प्राप्त होते हैं। अगर हमें ना प्राप्त हो तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि जो है इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में जो है रुद्रांश तथा जल भी है, जिनकी हमारे शरीर में को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? तो नहीं,
किसी किसी में उपलब्ध होते हैं। तो लिखा है कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन सा या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की एक उपेक्षा सरल होते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का परीक्षण किया जाए कि क्या भोजन में क्या चीज़ें, कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को बताया गया है। तो बिल्कुल साइंस को भूमिका, जब तक हम साइंस की भूमिका नहीं जानते हैं हम साइंस, इसलिए हम हमारे साइंस के क्वेश्चन गलत होते हैं। लिखा है कि इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर, सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों और एक ड्रॉप की भी आवश्यकता होगी। मतलब कि पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए, मतलब उनको ज्ञात करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए ये चीज़ें बच्चों को बताया गया है। ठीक है, यहाँ लिखा है इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। ठीक है, तो एक तरह से बताया गया है कि कैसे जो है पता लगाया जाए कि क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। यहाँ आगे लिखा हुआ है जो है जिसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मड और शर्करा के रूप में होते हैं। तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस रूप में होते हैं, तो वो जो है मड में होते हैं और शर्करा के रूप में हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, और यही हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना भी जाता है। ठीक है, लिखा है हाँ, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मड है तो हम उसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मड का परीक्षण कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री को अल्प मात्रा में लीजिए, उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए, मतलब कि द्रव। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला और काला मड की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अगर आयोडीन डाल दिया जाए जो है खाने में, खाद्य पदार्थ में, और नीला हो जाता है तो इसका मतलब उसमें जो है मड की मात्रा उपस्थित है। ठीक है, यहाँ है देखो बच्चों को ये बताया गया साइंस में, क्योंकि क्लास 6 की एनसीईआरटी है तो हमें यहाँ बहुत चीज़ें हमें देखने को यहाँ मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में देखते हैं। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या जो है मसल कर उसके चूर को एक साफ परखनली में डालें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिला लें। जब ड्रॉप की सहायता से परखनली में 2 बूंदें कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालेंगे तो अच्छी तरह हिला करके कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, क्या परखनली का पदार्थ जो है बैंगनी रंग का हो गया है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि प्रोटीन का परीक्षण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है क्या, तो यहाँ लिखा है कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है, कास्टिक सोडा लिखा हुआ है और जल। ठीक है, इन तीनों के माध्यम से हम जो है अपने खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा का पता आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर बैंगनी रंग का हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो है हमारे खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। तो ये चीज़ें बताया गया। तो इतने से इस पूरे पैराग्राफ से हमें केवल ये पता करना है कि यह प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए क्या आवश्यक होता है। ठीक है, और उसका रंग कैसे बदल जाता है। ठीक है, आगे बताएगा कि प्रोटीन से हमें क्या लाभ मिलता है और क्या होता है, और प्रोटीन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, सब हमें पता चल जाएगा। वसा के लिए परीक्षण क्या करते हैं? वसा मतलब फैट, जो हमारे शरीर में फैट होता है। तो खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए, उसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट न जाए। जब कागज को सीधा जो है कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? बिल्कुल होते हैं। ठीक है, कभी आप पूरी उठाइए या कोई चीज़ लीजिए, उसको जब हम रोटी या कुछ तेल लगाते हैं, जब उस पर करते हैं तो उस पर साफ साफ तेल दिखाई देता है। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थों में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज का पर तेल का कोई धब्बा ना हो तो पता लगाया जा सकता है कि उसमें वसा है या नहीं है। तो एक तरह का परीक्षण बताया गया है इसमें। ठीक है, यहाँ आगे लिखा हुआ है, हमने 3 पोषक तत्वों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो है वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण
कर लिया है। विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें जो है क्यों आवश्यकता होती है, तो हर पोषक की आवश्यकता क्यों होती है ये हमें जानना है। यहाँ लिखा हुआ है विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। अब यही चीज आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रोटीन क्या करते हैं, विटामिन क्या करते हैं, वसा क्या करते हैं, और इसी चीज को हमें अच्छे से जानने की जरूरत होती है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट, पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट आता है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऊर्जा प्रदान करने के लिए ही कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल होता है। अब इसी बात को अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा और वाक्य बना के पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है, तो यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन हो सकता है यह हमारे शरीर की मरम्मत करता है, यह हमारे शरीर में जो है जीवाणुओं से या वायरस से रक्षा करता है, क्या करता है, तो यह हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा। अगर पूछा जाए आपसे कि कार्बोहाइड्रेट से आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलती है या वसा से, तो आप बताओगे वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ये भी आपको याद रखना है। वसा और जिसे फैट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा ऊर्जा देने वाला भोजन कौन होता है, तो वसा होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। इन दोनों के द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा हमें मिलती है। अब यहाँ देखिए कितने इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताई गई है कि कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत क्या हो सकते हैं। तो जितने भी अनाज होते हैं, आलू, पपीता, देखिए आप यहाँ बाजरा, चावल, गेहूं, ठीक है, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, ये सब क्या है, ये सब जो है हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन आया हुआ है कि चावल से हमें क्या मिलता है, तो सबसे ज़्यादा चावल से जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है। गेहूं से सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इसका मतलब है कि हमारे भोजन में जो चीज़ें अलग अलग उपलब्ध हैं और जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता हमारे शरीर में होती है, वो सब हमें इन्हीं भोजन और अलग अलग चीज़ों से हमें प्राप्त होता है। यहाँ लिखा है वसा जो है, यहाँ लिखा है वसा जो है कैसे प्राप्त करते हैं, तो वसा के दो स्रोत हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पहले हम पादप स्रोत की ओर आते हैं। आप देखिए मूंगफली से, गिरी जो है जिसे हम बादाम और क्या कहते हैं, जो है काजू कहते हैं, तिल से, सोयाबीन के तेल से, नारियल के तेल से, सूरजमुखी के तेल से, सरसों के तेल से हमें वसा प्राप्त होती है। और इसकी मात्रा हम थोड़ा थोड़ा अपने भोजन में इस्तेमाल करके अपने शरीर को वसा देते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती रहे। दूसरा क्या है, जंतुओं से, जैसे मछली से, मांस से, ठीक है, घी से, दूध से, मक्खन से, क्रीम से, अंडों से। इससे हमें क्या मिलता है, वसा, फैट मिलता है हमारे शरीर के लिए। लेकिन अगर इसी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो लोग मोटे हो जाते हैं। ठीक है, इसी की मात्रा कम हो जाती है तो लोग कुपोषित हो जाते हैं। तो इसकी संतुलित मात्रा लेने की आवश्यकता होती है। फिर आप यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है प्रोटीन के कुछ स्रोत कौन होते हैं। तो प्रोटीन जो है एक पादप से भी प्राप्त होता है और एक जंतु से प्राप्त होता है। तो प्रोटीन के आप देख सकते हैं स्रोत में क्या है। अगर पादप की बात करें तो जितनी भी दलहन फसलें हैं सब प्रोटीन का स्रोत माना जाता है, चाहे वो मटर हो, सोयाबीन हो, राजमा हो, तुअर दाल हो, मूंग हो, चना हो, ये सब हमारे प्रोटीन के स्रोत होते हैं। अब आप समझ सकते हैं दलहन फसल में ही प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए हमारे यहाँ लोग दाल शाकाहारी में ज़्यादा खाते हैं प्रोटीन के लिए, क्योंकि मांसाहारी लोग हमारे यहाँ कम हैं। जंतु की बात करें तो इसमें अंडे, पनीर में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मछली में प्रोटीन बहुत ज़्यादा, मांस में बहुत ज़्यादा और दूध में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। तो ये दो स्रोत हो गए। ठीक है, इसी तरह से आप पहले सब चीज़ों को देख लीजिएगा। इसी तरह विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन ए के स्रोत में याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, आम, पपीता और गाजर। ठीक है, और दूध और मछली का तेल, ये चीज़ें किसके लिए हैं, ये विटामिन ए के लिए हैं। अब यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फिर है विटामिन बी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो गेहूं है, चावल है, यकृत है, ये जो है लीवर जिसे हम कहते हैं, तो ये जो है विटामिन बी के प्रमुख स्रोत हैं।
विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं तो फल होते हैं, टमाटर, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू और सबसे ज़्यादा आंवला में होता है विटामिन सी, ये इसकी भी आवश्यकता हमें पड़ती है। विटामिन डी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं तो अंडा, मछली, मक्खन और दूध और जो है यकृत, ये सब क्या है तो ये विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं। अब सब चीज़ों की आवश्यकता हमें शरीर में होती है, बस वही है कि जो है कुछ किसी चीज़ की मात्रा कम तो किसी चीज़ की मात्रा अधिक होती है। यहाँ लिखा हुआ है प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो शरीर की वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आप आया भी है कि प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों होती है, तो शरीर की वृद्धि के लिए होती है, ठीक है, और स्वस्थ रहने के लिए होती है। विटामिन लोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है। विटामिन क्या करता है हमारे शरीर में तो जो है ये रक्षा करता है। विटामिन हमारी आँखें, अस्थियों, दांत और मसूलों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है, ठीक है। तो जैसे अलग अलग विटामिन और अलग अलग चीज़ों के लिए वो हमारे शरीर में उसकी आवश्यकता होती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें कुछ हैं विटामिन ए, बी, सी, डी और ई और के नाम से उन्हें जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखते हैं। अब कितना इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ दिया है, इसी चीज़ को हम बार बार एग्जाम में पढ़ते हैं। विटामिन सी से बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद मिलती है, शरीर में को मदद मिलती है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को बताया गया है कि किन किन चीज़ों से हमें विटामिन मिलता है, किन किन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है और किन चीज़ों से हमें जो है वसा मिलता है और किन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब यही सब क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो गलत होने का चांस होता है, क्योंकि हम चीज़ों को बेसिक नहीं पढ़ते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि लोह तत्व प्राप्त होने और फास्फोरस, आयोडीन, तो आप सबको देख सकते हैं। यहाँ देखिए जो है आयोडीन के कुछ प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं तो अदरक, ये बहुत ज़्यादा, इसके अलावा पालक, ठीक है, ये सब जो है मछली, मक्खन, ये सब जो है क्या है तो ये आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फास्फोरस के प्रमुख स्रोत कौन है तो ये जो है आपका दूध, केला, मिर्च, गेहूं और चावल, ये फास्फोरस के स्रोत होते हैं। ये भी आवश्यकता हमारे शरीर में पड़ती है। लौह तत्व के प्रमुख स्रोत कौन कौन से अगर बात किया जाए तो लोहे में देखा जाए तो जो है ये सेब हो गया, यकृत हो गया, फल हो गया और आपका पालक हो गया। कैल्शियम के प्रमुख स्रोत कौन होते हैं, अंडा और दूध हो गया। अब इसी चीज़ को हमें वहाँ पर जब एग्जाम में आता है तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और बेसिक हमें इसीलिए मजबूत करने की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है विटामिन डी के बारे में, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। याद रखना विटामिन डी एक हार्मोन्स भी है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश जिस समय शरीर में आता है तो हार्मोनल ये हमारे शरीर में आकर के इकट्ठा होता है, इसीलिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारे शरीर के जो सूर्य से हमें प्राप्त होता है इसको हार्मोन्स भी कहते हैं, याद रखना। यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की भी आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। तो कैल्शियम, लौह, आयोडीन, ये सब क्या है, ये खनिज लवण होते हैं। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के बारे में यहाँ बताया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी जो साड़ी में देखा है, ठीक है, फिर भी किसी कच्ची सामग्री में इन निश्चित पोषक की मात्रा एक दूसरे की मात्रा से कहीं अधिक, किसी में कम हो सकता है। जैसे कहने का मतलब है किसी में पोषक की मात्रा ज़्यादा होती है तो किसी में कम हो सकता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। तो चावल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। आपका एक क्वेश्चन यहाँ बन गया, आपको यहाँ पता चल गया। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। तो जो लोग ज़्यादा मोटे हो जाते हैं उनको चावल खाने से इसीलिए मना किया जाता है, क्योंकि इससे वो जो है फैट ज़्यादा जमता है, वसा ज़्यादा जमती है, ठीक है, और ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है शरीर में। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों और जल की भी आवश्यकता होती है। जल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी क्रियाएं हो सकती हैं, नहीं तो क्रियाएं नहीं हो पाएंगी। आहारी रेशे जो है रुद्रांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में जो है
रुद्रांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। ठीक है, इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? साबुन होता है, खाद, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां। ठीक है, और ये क्या करते हैं तो हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ता है। तो इसके अलावा ये जो है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में भी हमारे शरीर की जो है सहायता करता है। ठीक है, तो ये जो है डिटेल में की चीज़ यहाँ पे बताया गया है, इसलिए हमें इस चीज़ को जानना जरूरी है। यहाँ लिखा है भोजन में जल की भी क्या इंपॉर्टेंस है, तो जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, इसलिए जल बहुत जरूरी है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि जो है यूरिन और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता भी करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त हो जाती हैं। तो हम भोजन जो करते हैं उन सब में भी जल होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसा कि जल, दूध और चाय। तो चाय में भी पानी होता है, दूध में पानी होता है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कि कोई अन्य स्रोत है जो हमारे शरीर में जो जल को प्रदान करता है। ठीक है, तो जल को प्रदान करने के लिए याद रखना जो है, जैसे एक टमाटर और नींबू जैसा कोई फल लें, उसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। मतलब कहने का मतलब यह है, इसमें यह बताया गया है कि फलों से भी हमें जल हमारे शरीर को पहुंचता है, लेकिन फिर भी हमें जो है पानी पीने की आवश्यकता होती है। आगे लिखा है संतुलित आहार क्या होता है। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनके हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में जो है रुद्रांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, यहां लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? नहीं। ठीक है, याद रखना जो है ये शरीर पर निर्भर करता है। आगे लिखा भी है, क्या आप यह सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर कार्य पर निर्भर करता है? जाहिर सी बात है, जब हम ज़्यादा काम करेंगे तो हमें ज़्यादा भोजन की आहार की आवश्यकता होगी, कम काम करेंगे तो हमें आहार की आवश्यकता कम होगी। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उससे सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। ठीक है, जैसे दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना। ठीक है, इसके अलावा जैसे दक्षिण भारत में इडली, आटे का मिश्रण। ठीक है, इसके अलावा केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां और इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व जो है उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। मतलब कि ज़्यादा पैसा खर्च ना करके भी हम संतुलित आहार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए, इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट भी हो जाते हैं? जब हम खाना को पकाते हैं तो बहुत सारे पोषक तत्व नष्ट भी होते हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। ये भी होता है। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए चावल और को लोग कहते हैं कि एक बार चावल को अच्छे से धुला जाए, बार बार धुलते हैं तो उसमें सारे पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है तो बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? ठीक है, आगे दिया हुआ है, बूझो एक बच्चा है ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। जाहिर सी बात है, क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, सब्जी, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया।
इसके अलावा कुछ नहीं खाया। अगर ज़्यादा पोषण युक्त भोजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं इसी चीज़ को समझाया गया है। अगर एक ही तरह का हम भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में अन्य चीज़ों की कमी हो जाएगी और देखो काफ़ी जो है वसा युक्त भोजन खाने से वो बच्चा मोटा हो गया। ठीक है, तो एक ही तत्व नहीं खाना है, हमें एक ही चीज़ नहीं खाना है, उसको हमें बदल बदल के खाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आगे, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है, यही हमारे देश में आजकल हो रहा है। आगे लिखा है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग ये होता है जिस चीज़ अगर किसी चीज़ का अभाव हमारे शरीर में हो जाता है तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, अगर पोषक तत्व तो हमें बराबर नहीं मिलता है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। जाहिर सी बात है, एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वह रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। जब पोषक तत्व नहीं मिलता है जो उससे रोग होता है उसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यहाँ लिखा है आगे, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकता है, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन होना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश होना। अब आप देख सकते हैं कि प्रोटीन ना लेने से कितनी बीमारियां यहाँ लिखी गई हैं। अब इन्हीं बीमारियों के बारे में अगर एग्जाम में पूछते तो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। इसीलिए याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत जरूरी है, नहीं तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है। एक तो ऊर्जा देता है, एक वृद्धि करता है, और दोनों नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी उसे वो असमर्थ होगा। आगे लिखा है, विभिन्न विटामिन और खनिज लवण के अभाव में जो है विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं, जैसा आगे बताया गया है। ठीक है, विटामिन से बहुत सारे रोग होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से ही जो है की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इस जो है इसमें हमें इसी चीज के बारे में अच्छे से बताया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं कि विटामिन जो है, देख सकते हैं कि विटामिन ए है, इससे जो है दृष्टिहीनता हो जाती है। लक्षण क्या हो जाता है, तो कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई न देना, मतलब मोतियाबिंद हो सकता है। विटामिन B1 से बेरी बेरी रोग होता है। यही चीज़ें हम बार बार पढ़ते हैं किताबों में, इसी चीज़ को क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया गया है। दुर्लभ पेशियां काम करने की ऊर्जा में कमी होना। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। कभी कभी आपने मसूड़ों को जब छूते हैं, सुबह मंजन करते हैं, देखा वो दर्द करते हैं, वहाँ मसूड़े फूल आते हैं, वो विटामिन सी की कमी से होता है। 2 दिन आप विटामिन सी लेंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मसूड़े सबसे अच्छा संकेतक होते हैं हमारे शरीर में विटामिन सी के बारे में बताने के लिए। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, अस्थियां और दांत क्षय हो जाते हैं, कमजोर अस्थियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। आयोडीन क्या होता है, तो घेघा, इससे घेघा रोग हो जाता है। गर्दन की जो है ग्रंथि का फूल आना, बच्चों में मानसिक जो है विकलांगता हो जाता है। लोहे की कमी से क्या होता है, अरक्तता हो जाती है और शरीर हमारा कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताया गया। इसी चीज को हम जो है अलग अलग सिविल एग्जाम तक तैयारी करते हैं। IAS PCS में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्लास 6 के एनसीईआरटी में आसानी से हम पढ़ के समझ सकते हैं। और पूरे जब अध्याय को पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर को, तो हमें कहानी के रूप में पोषक तत्व के बारे में पता चलता है और हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो चीज़ें बताया गया है मैंने बता दिया है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। जैसे यहाँ लिखा है कि हमारे भोजन के मुख्य जो पोषक तत्वों के नाम बताए, नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी आवश्यक होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये एक छोटा सा नोट्स बना दिया गया है याद करने के लिए। प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि के लिए
और रक्षा के लिए होता है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ दी गई है, इसी चीज़ को तो एग्जाम में हम जो है पढ़ते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों और पर्याप्त जो है रुद्रांश और उचित जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकता है। कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट्स के रूप में दे दिया गया है। ठीक है, ये साइंस क्लास 6 एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है, वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, यहाँ लिखा है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं, तो हमने देखा है कि हमारे भोजन और वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर किसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर और अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अपने चारों ओर देखिए और गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कांचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को ही सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसे आ सकते हैं। मतलब एक बच्चों को बताया गया है कि वस्तुएं क्या होती हैं, कैसे होती है, तो एक बार इनको भूमिका के रूप में हमें देखना जरूरी है। ठीक है, इनमें कुछ चीज़ें क्या निकल सकती हैं, क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, ये पूरा जब हम पढ़ेंगे तो अच्छी समझ में आ जाएगा। लिखा है, मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, तो बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप, नालियां तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने की बहुत से ढंग है। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं के को समूह में उनकी आकृतियां और जो है जिस पदार्थ में वो बने हैं वो जो है आधार पर बांटा जा सकता है। ठीक है, या बटे होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों की बनी होती हैं। ये पदार्थ किसके होते हैं? कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, फंक, मृदा हो सकते हैं। क्या आप उस पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? मतलब एक तरह से वस्तुओं के बारे में बताया गया है कि जो हम प्रतिदिन की वस्तुएं यूज करते हैं वो कैसे बनी होती हैं और कहाँ से वो होती हैं। यहाँ लिखा है क्रियाकलाप लिखा हुआ है और यहाँ देख सकते हैं हमारे चारों ओर की यही सब वस्तुएं होती जो घर में हम यूज करते हैं। लेकिन ये बनती कैसे हैं, ये किन पदार्थों से बनती हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि किन पदार्थों से वो बनती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी वह संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करें। हमें से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु या ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरों में अथवा विद्यालय के बाहर एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, ठीक है, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, बल्ला जो है, माचिस की डिब्बी, नमक और आलू। कहने का मतलब है कि ये वस्तुएं बनती कैसे हैं इस चैप्टर में उसी के बारे में बताया गया है। ये भूमिका उसी के बारे में बताई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज और लकड़ी के से बनी है। मतलब इसका मतलब है कि बहुत सारी वस्तुएं किससे बनी होती हैं उसी के बारे में ये बता रहा है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इसमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी होती हैं, दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। तो वस्तुओं का निर्माण कैसे हुआ है उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं को आप देख सकते हैं। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसे जितनी वस्तुएं संभव हैं उन सभी वस्तुओं के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य होता है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है उसके बारे में कि क्रियाकलाप पे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक दिया गया है कि जैसे एक आपका प्लेट, थाली है तो किससे बना होता है? तो इस्पात से, कांच से, प्लास्टिक से। पेन किससे बना होता है? प्लास्टिक और धातु से।
लकड़ी से क्या बन सकता है? कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी जो है और इसके पहिए। कागज से पुस्तकें, नोट, समाचार पत्र, खिलौने और जो है ये कैलेंडर। चमड़े से क्या बन सकता है? प्लास्टिक से क्या बन सकता है? रुई से क्या बन सकता है? आपको सब अब पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक भूमिका बनाई गई है कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आगे लिखा है पदार्थों के गुण क्या होते हैं। कोई भी जो पदार्थ होता है उन पदार्थों के गुण क्या होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास जो है कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? तो गिलास जो है कपड़े का नहीं बन सकता है। या ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं, इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा यह कार्य काफी हास्यास्पद नहीं हो जाएगा? लोग हंसेंगे। तो गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सके। इसी प्रकार खाना पकाने के लिए, पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी बुद्धिमानीपूर्ण काम नहीं होगा। तो मतलब यह है कि हर पदार्थ का अपना गुण होता है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। लिखा है तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना जो है उन पदार्थों के गुणों और उपयोग के जानने वाली वस्तुओं के प्रयोग पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उनके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, आगे यहाँ विवेचना की गई है। यहाँ आगे लिखा है दिखावट। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे के से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, उनमें कुछ समानताएं होती हैं क्योंकि वो कठोर होती हैं, धातु होती हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कि विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम का शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीली पदार्थों का एक समूह को पृथक कीजिए। मतलब कि वस्तुएं किस प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं, इसी के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि जो है किसी भी वस्तु के बारे में यहाँ लिखा है। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ जिनमें एक प्रकार की जो है धुति होती है वे प्रायः धातु होते हैं, मतलब उनमें कठोरता हो। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और जो दृष्टिहीन जो है दिखाई देने वाली लगती हैं। ऐसा उन पर वायु और नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही जो है धुति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें। ठीक है, तो वहां पता चलेगा कि उसमें क्या कमियां हैं, कैसे है, उसी चीज को यहाँ बताया गया है। आगे है कठोरता क्या होती है। धातु में कठोरता क्या है? जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना जो है कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से जो है संपीड़ित हो जाते हैं, मतलब दब जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए और उससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ को जो है इतनी आसानी से नहीं खरोच सकते हैं। मतलब किसी में कठोरता होती है तो किसी में कठोरता नहीं होती है। लिखा है वे पदार्थ जिन्हें आसानी से जो है खरोचा जा सकता है या संपीड़ित किया जा सकता है उन्हें हम कोमल पदार्थ कहते हैं, जबकि जो नहीं किया जा सकता उन्हें हम कठोर पदार्थ कहते हैं। दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है? उनमें दृष्टि हो सकती है, कठोरता हो सकता है, खुरदरा हो सकता है, चिकना हो सकता है। ठीक है, तो ये सब वस्तुओं के गुण होते हैं दिखावट के आधार पर। यहाँ एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसको आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नमक। नमक जो है जल में लुप्त हो जाता है या लुप्त नहीं हो सकता है, तो जल में यह पूर्णतः लुप्त हो जाता है। चीनी, ये भी जल में लुप्त हो जाता है। बालू, ये जल में लुप्त नहीं होता है। चाक पाउडर जल में लुप्त नहीं होगा। लकड़ी का बुरादा जल में लुप्त नहीं होगा, और जो पूर्णतः लुप्त हो जाएगा वो नमक है और चीनी है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर एक क्रियाकलाप पे दिखाया गया है। ठीक है, लिखा है क्या आप पाएंगे कि कुछ पदार्थों का जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं, अर्थात घुल गए हैं, विलीन हो गए हैं।
हम यह जानते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय हैं, अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में जो है विलोठित रहने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं। मतलब वहाँ बहुत देर तक जल में रहने के बाद भी जल में लुप्त नहीं होते हैं। इन पदार्थों को हम अविलेय पदार्थ कहते हैं। इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ लिखा है कि द्रव है, भली भांत मिश्रित होना या मिश्रित नहीं होना। जैसे सिरका भली भांत मिश्रित होता है, नींबू का रस मिश्रित नहीं होता है, सरसों का तेल मिश्रित नहीं होता है, नारियल का तेल मिश्रित नहीं होता, अलग रहता है, केरोसिन मिश्रित नहीं होता है। तो सब मतलब अलग अलग है। तो कुछ मिश्रित होते हैं तो कुछ मिश्रित नहीं होते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे क्रियाकलाप के बारे में ही दिया गया है। ठीक है। आगे लिखा है जो इंपॉर्टेंट है वही बता दे रहा हूँ। ठीक है। अभी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे इंपॉर्टेंट चीज आती रहेंगी। अभी तो भूमिकाएं चल रही हैं। लिखा है कि वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 में करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। जैसे हम लकड़ी का बुरादा अगर जल में मिलाते हैं तो लकड़ी बुरादा को जल से अलग किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन कुछ द्रवों के साथ ऐसा भी देखा होगा कि जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते हैं और जल के पृष्ठ पर आकर तैरते रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जल में डूब जाती हैं और बहुत सी चीजें हैं जल में नहीं डूबती हैं। ठीक है। तो जल में डूबती तथा तैरती वस्तुएं अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं एक पत्ती है, लकड़ी का टुकड़ा है, ये सब जो है जल में तैर रहे हैं क्योंकि हल्के हैं, इनका घनत्व कम है। जो चीजें भारी हैं जिनका घनत्व ज्यादा है वो देखो यहाँ पर डूब गई हैं। तो धातुएं डूब सकती हैं। ठीक है। आगे यहाँ लिखा हुआ है, मतलब एक इंट्रोडक्शन के रूप में अभी इस चैप्टर में सब चल रहा है। ठीक है। आगे लिखा है अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच जाती हैं, जैसा बताया गया है। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बोतलें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होगा? मतलब एक प्रयोग बताया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पारदर्शिता क्या होता है? जो चीजें हमें किसी वस्तु में अगर देखने से दूसरी तरफ दिखाई देता है तो उसे हम पारदर्शी या अपारदर्शी वस्तु में बता सकते हैं। जैसे लिखा है आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि वह दूसरों को दिखाई न दे। जाहिर सी बात है हम शीशे के सामने कभी जो है लुका छुपी का खेल नहीं खेल सकते क्योंकि सामने वाला देख लेगा। तो पारदर्शी है वो। तो लिखा है कि जो है आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्योंकि हमें कोई देख ना पाए। क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? वही मैंने आपको बताया। तो स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं, और जिनसे हम नहीं देख सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। तो पारदर्शी में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? जैसे कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। एक दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ और अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करता है। क्यों? जिससे ग्राहक को पता चल जाए कि हम क्या रखे हैं। आप यहाँ देखिए, आप कभी दुकान पर जाते हैं, टॉफी, बिस्कुट ये सब जो है पारदर्शी चीजों में क्यों रखा जाता है? जिससे हम देख करके और शीशे में देख करके हम बता देते हैं कि हमें यही चाहिए। ठीक है। तो ये पारदर्शी या अपारदर्शी चीजें क्या होती हैं उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। आगे लिखा है इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी है जिनमें होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं। आप या नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण। जैसे एक सेब पैक करके आता है, कोई सामान पैक करके आता है, आप मोबाइल भी पैक करके आता है, देखा होगा कभी वो आप नहीं देख सकते क्योंकि वो अपारदर्शी चीजों में पैक होता है। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों और वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूह में बांट सकते हैं? जाहिर सी बात है। फिर यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको क्रियाकलाप को देख लेते हैं क्या है। एक बार हो सकता है कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज हो जाए। कागज की एक सीट लीजिए तथा उससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में आपने जो है प्रेक्षण नोट कीजिए। आप कागज की सीट के बीच में 2-3 बूंद
खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैला दीजिए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है जो है प्रदीप्त मतलब बल्ब को, प्रकाश बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं, तो बल्ब हमें दिखाई देगा लेकिन वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लिखा हुआ है, क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। जाहिर सी बात है, तेल उसमें लग गया है, परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर के प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रकाश इसलिए हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे पदार्थ हो जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं दे सकते, उन्हें हम जो क्या कहते हैं, पारभासी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों पर वसा का प्रयोग करने के लिए किया था। वह भी एक जो है पारभासी ही है। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ उदाहरण बता सकते हैं? बिल्कुल। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पार जो है भासी के रूप में, समूह के रूप में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें चीज़ों को बांट सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए टार्च जला रहे हैं, तो कभी आप टार्च जला के देखिएगा, अगर टार्च जलाएंगे तो यहाँ ऊपर प्रकाश दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे कभी आप टार्च जला के देखना, तो उस प्रकाश जो है आपके खून और मांस से होते हुए भी ऊपर चमकता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसका प्रकाश का रिफ्लेक्ट नहीं पड़ता है कभी भी। ठीक है, यहाँ लिखा है, एक लड़की है पहेली, इसमें किसी अंधेरे वाले स्थान पर टार्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टार्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर का जो है परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आप अपनी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी अथवा पारभासी है। तो ये पारभासी है। ठीक है, आप आसानी से आप समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ दिया है, हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है। ठीक है, तथा इनके जल अथवा अन्य द्रव में मिश्रित होने के ढंग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। वह जल में तैर अथवा डूब सकते हैं तथा पारदर्शी, अपारदर्शी और जो है पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का जो है समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडार सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई जो है पंसारी प्रायः सभी प्रकार की बिस्कुट को, जो पंसारी दुकान होती है, किराना की दुकान होती है, बिस्कुट को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुन को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज और दालों का भंडार वो किसी अन्य स्थान पर करता है। क्यों? क्योंकि उसको अलग रखने की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण यह है कि पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा उन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन अथवा सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, अब इन शब्दों के बारे में यहाँ बताया गया है। इन शब्दों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कठोर, विलय, चमकीला। ठीक है, आपका जो है पदार्थ, धातु क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है, सब चीज़ों को हमने यहाँ पर देख लिया। यहाँ एक शॉर्ट्स नोट्स बना हुआ है, लिखा है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के से पदार्थों से बनी होती हैं। दूसरा, किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है और विभिन्न पदार्थों से भी। जाहिर सी बात है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी है। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने होते हैं। ठीक है, कुछ पदार्थ जो है स्पर्श करने पर कठोर होते हैं तो कुछ कोमल होते हैं। तो जो आपने पढ़ा उसी का एक छोटा सा यहाँ नोट्स बना दिया गया जिससे आपको चीजें याद रहें। ठीक है, यहाँ लिखा है कि कुछ पदार्थ जो है जल में विलय होते हैं तब, जबकि कुछ विलय नहीं होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होता है तो कुछ अन्य लकड़ी, धातुएं अपारदर्शी होती हैं, तो कुछ पदार्थ जो है पारभासी होते हैं। ठीक है, पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा गया है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक सामूहिक
किया जाता है, मतलब समूह में बांधा जाता है, रखा जाता है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें बस यही लगा कि एक तरह से सब परिभाषाओं के बारे में बताया गया है कि कौन सी चीज़ क्या होता है, विलय क्या होता है, विलय क्या होता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बच्चों के लिए है और हमें इसीलिए इस बेसिक को चीज़ों को समझना जरूरी है। ठीक है, तो साइंस जिनको अपने बहुत अच्छी मजबूत करनी है वो एनसीईआरटी का ही सहारा लें और स्टेप बाय स्टेप अपनी पढ़ाई करें। एक बार अच्छे से पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। एनसीईआरटी का जो है साइंस में तीसरा चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण। कोई भी पदार्थ का पृथक्करण कैसे होता है, जैसे आप यहाँ इस जो है चित्र में देखिए, दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला गया है। तो ये एक तरह का क्या है, दूध से दही और मक्खन अलग किया गया है। इसका मतलब है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का जो पृथक्करण होता है उसकी परिभाषा इसमें समझाई गई है, छोटी छोटी बातें इसमें बताई गई हैं। लिखा है कि हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से जो है चालनी या जो है छलनी द्वारा पृथक करते हुए देखा होगा। जैसे आप ये देख सकते हैं कि दूध जब हम डालते हैं, पानी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं तो चीनी डालते हैं, चाय बन जाती है। और फिर जब हम उसको अलग करते हैं देखा होगा चीनी तो घुल जाती है लेकिन चाय की पत्ती अलग हो जाती है। तो पदार्थों का पृथक्करण होता क्या है उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करके दूध या दही का मंथन किया जाता है। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को जो है ओढ़ते हैं, मतलब कपास की धुनाई करते हैं। तथापि जो है कदापि आपने नमकीन दलिया या पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। अगर मान लो कोई खाने मिर्च होता है, हमें जैसे ही कड़वाहट होती है वैसे हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे उन्हें पृथक करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। तो आपके लिए जो है इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठा करके दूसरे पात्र में रख देंगे तो आप तो आसानी से यहाँ कर ले गए, लेकिन अन्य चीज़ों को आप नहीं निकाल सकते हैं। तो कुछ को हम नहीं निकाल सकते हैं, कुछ को निकाल सकते हैं। इसी चीज को यहाँ पर इसमें समझाया गया कि पदार्थों के पृथक्करण और ना होना क्या होता है। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है कि परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों और उन्हें पृथक करने के लिए जो है कहा जाए तो कर सकते हैं। जैसे एक अनाज में अगर गेहूं और चावल को मिला दिया जाए तो क्या उसको आसानी से पृथक किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। एक यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे दिया है हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। जैसे क्या है, पृथक प्रक्रम है, उद्देश्य जिसके लिए पृथक करते हैं, और जो है पृथक तो अवयव का हम क्या करते हैं। जैसे चावल से पत्थरों का पृथक करना दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना होता है। हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए हम दूध का मंथन करते हैं। चाय की पत्ती का पृथक करने के लिए हम काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ जो है उनमें उपयोगी होता है और कुछ उपयोगी नहीं होता है। तो इसी चीज को इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर में का मतलब यह है कि अभी केवल हम भूमिका बना के पढ़ रहे हैं, साइंस के मेन चीजों को भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रक्रम का उद्देश्य जो होता है तथा पृथक अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उनमें मिश्रित हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों को तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक कैसे कर सकते हैं, इनमें गुण धर्मों अत्यधिक भिन्नता के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है पृथक्करण की विधियां क्या होती हैं, इसी चीज को हमें यहाँ समझना है। लिखा हुआ है कि अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। ठीक है, जैसे लिखा है हस्त
चयन द्वारा। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए और अनाज को जो है सीट पर रख दीजिए, उसको अलग करने का प्रयास कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनाज से पत्थर को आसानी से निकाला जा सकता है एक एक करके, और उसमें टाइम लगता है। घरों में चावल जो है महिलाएं बीनती हैं, जो है जो स्टूडेंट होते हैं वो चावल से अशुद्धियों को निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हस्त चयन कहते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही यहाँ बताया गया है। थ्रेसिंग क्या होता है? जब गेहूं या चावल जो होता है उसको जो है सूखी डंठल को अलग कर देते हैं और गेहूं चावल को निकाल लेते हैं, तो उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप पे सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्य कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों डंडों पर लगे अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। मतलब एक बताया गया है कि कैसे उसको निकाला जाता है। तो थ्रेसर की विधि द्वारा ही हमारे यहाँ जो है गेहूं और चावल को अलग किया जाता है, या उसको पिटाई करके। आप ये देख सकते हैं जैसे डंठल है, और यहाँ देखिए इसकी जो है पत्थर पे पीटते हैं। गांव में देखा होगा आजकल ऐसा चल रहा है। तो इससे हम क्या करते हैं, अनाज को अलग कर लेते हैं। किससे? डंठल से, जो है वो जो पराली होती है उससे। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, इस चीज़ को बता पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब चीज़ें इसे बस समझ लेना है। जैसे वायु जब चलती है तो वायु चलने से लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये गेहूं है या चावल है, तो हवा जब चलती है तो हवा में क्या होगा कि हल्की चीज़ें क्या होंगी, वो उड़ जाएंगी, और जो भारी चीज़ें होंगी वहाँ पे गिर जाएंगी। आप देखिए एक सूप लिया है एक स्त्री ने, और हवा में जब अनाज गिराएगी तो हवा चलेगी तो अनाज क्या होगा, गिर जाएगा, क्योंकि भारी होता है, और हल्की चीज़ें तो बाहर हो जाएंगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम निष्पावन कहते हैं। ठीक है, तो निष्पावन विधि द्वारा ये काम किया जाता है। आप ऐसा देखा होगा गांव में, ऐसा करते हुए आप लोग कई बार देखे होंगे, आप खुद किए होंगे ऐसा। तो इस चैप्टर में जो मुख्य चीजें हैं वो मैं बता देता हूं। चालन क्या होता है? आपने देखा होगा कि घरों में जो है आटा को चालते हैं तो जो शुद्ध चीजें होता है वो नीचे गिर जाता है, और अशुद्ध चीजें बाहर हो जाता है, जिसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा चालन विधि द्वारा क्या होता है, कंकड़, बड़े और छोटे कंकड़ों को भी अलग किया जाता है जब घर बनाया जाता है तब। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। बस इसमें इतना चीजें हैं, उसको हमें जान लेना है। आगे लिखा है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन क्या होता है। तो कभी कभी मिश्रण के अवयव को जो है निष्पावन अथवा हस्त चयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं, उदाहरण के लिए चावल और दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल और दालों को पकाने से पहले हम इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे निकालते हैं, सबको पता है। प्रायः पकाने से पहले चावल और दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं, और यह अशुद्धियां जल में जो है चली जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ों को हम जल के माध्यम, जैसे आप चावल डेली बनाते हैं, दाल डेली बनाते हैं, तो आप धोते हैं तो उसमें जितनी भी अशुद्धियां होती हैं सब क्या हो जाती हैं, बाहर हो जाती हैं। यहाँ लिखा हुआ है मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, अवसादन। देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो अशुद्धियां नीचे क्या हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। लिखा है अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित जो है उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। इसी चीज को यहाँ बताया गया है। आगे लिखा है अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में आ जाती हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं, फिल्टर करना कहते हैं। और इतिहास में निस्यंदन सिद्धांत था, फिल्ट्रेशन थ्योरी था, लॉर्ड मैकाले ने लागू किया था अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने के लिए। ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, अब इसी क्रियाकलाप को यहाँ बताया गया है, किसी चीज को हमें यहाँ पर समझना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है ऐसा जिसको और अच्छे से जो है इसमें बताया जा सके। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब आते हैं वाष्पन क्या होता है। वाष्प क्या होता है, तो जब हम पानी गर्म करते हैं, जब बीकर में हम पानी गर्म करते हैं तो उसमें हम 2 चम्मच अगर नमक डाल दें तो अच्छी तरह हिला दें, और आप जो है जब जल को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि गर्म जल भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है,
और नमक वहां पे क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो लिखा है यहाँ पे, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जब हम जल को गर्म करते हैं तो वो वाष्प बन के उड़ जाता है, और पौधों से जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वाष्पीकरण कहते हैं किसको, जब वो जल से होता है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं चीज़ों को अच्छे से। तो जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए ये तालाब है, तो तालाब में अगर जल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और जब सूर्य रोशनी पड़ेगी तो ये गर्म होकर के वाष्पीकरण होगा। तो वाष्पीकरण हर जगह होता है, बस वो दर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक जो है लवण जो है साधारण नमक होता है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े जो है उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर के वाष्प द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, तो जल क्या होता है, जैसे मान लिया आप इस मैप पे देख सकते हैं, नमक की खेती की जाती है। मतलब कि समुद्र के जल में नमक होता है तो पहले ला करके देखो क्यारी में उसको डाल दिया गया पानी को। अब पानी वाष्पीकरण करके उड़ गया और नीचे नमक क्या हो जाता है, बैठ जाता है। उसी नमक को इकट्ठा कर ले जाता है और उसी से नमक बनाया जाता है। ठीक है, उनमें कुछ अशुद्धियों को हटा देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण नीचे बच जाते हैं, और इसी को हम नमक कहते हैं। और शोधन के द्वारा हम साधारण नमक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि समुद्र के जल को जो है नमक जो है कैसे निकाला जाता है, उसी को बताया गया। मैंने ऊपर आपको मैप पे भी बता दिया है। ठीक है, आगे देखिए, पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। ठीक है, ये बताया गया है। यहाँ पर एक परिभाषा और दी गई है, उसको कहते हैं संघनन। संघनन क्या होता है, अब ये जान लेते हैं। ठीक है, संघनन पर समझ लीजिएगा। संघनन मतलब होता है कि जो वाष्प होता है, वाष्प, ठीक है, वाष्प गैस अवस्था में, जल जो है जब वाष्प होता है तो वो गैस अवस्था में होता है। अगर वो जल के वाष्प कहीं रोक लिया जाए कहीं पर, और जब हम रोकते हैं कहीं पर तो वो बूंदों में तब्दील हो जाता है। तो जब जल वाष्प मतलब गैस से सीधे द्रव अवस्था में आता है तो उसी को हम संघनन कहते हैं, और वर्षा इसी विधि द्वारा होता है। ठीक है, तो वर्षा होना संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, और संघनन की प्रक्रिया क्या है, तो संघनन की प्रक्रिया में गैस का किस में बदल जाना, तो गैस का द्रव अवस्था में बदल जाना। वाष्पन क्या होता है, तो द्रव अवस्था का किस में बदल जाना, गैस अवस्था में बदल जाना, वाष्पन कहलाता है। इसी चीज को यहाँ समझाया गया है। ठीक है, तो वर्षा का होना इसी प्रक्रिया द्वारा होता है, ये बात याद रखना, संघनन की प्रक्रिया के द्वारा। इसी चैप्टर को यहाँ पर बताया गया है, बस जिसको मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें और ऐसा कुछ नहीं है, बाकी क्रियाकलाप है, आप उसको जो है एक बार देख लेना। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा है नमक को जल में घोलना, तो नमक को हम जल में घोल भी सकते हैं और उसको जो है प्राप्त भी कर सकते हैं नमक को। ठीक है, तो आपको पता है कैसे, वाष्पन की क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो इसी चीज को इस चैप्टर में बताया गया, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसको जो है बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ लिखा है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी क्लास 6 की है, जब हम 7, 8, 9 के एनसीईआरटी में जाएंगे तो वो चीजें जो है साइंस और कठिन होता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी चूंकि ये भूमिका है, इसमें कुछ चीजें हमें इंपॉर्टेंट है जो हमें निकाल के देखना है। लिखा है हस्तचयन, निष्पावन, चालन और साधन, निस्तारण, निस्यंदन, मिश्रणों से उनके अवयव के पृथक्करण की कुछ विधियां। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि किसी पदार्थ को किसी से निकाला जाता तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी जो है बीज से जो है निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसी मिश्रण के कणों को आप माप में अंतर का उपयोग चालन और निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। तो एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस विधि द्वारा रेत को पानी से पृथक किया जाए, तो निस्तारण विधि द्वारा। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसीलिए इस चीज को इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा आगे लिखा है द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयव को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। जो द्रव होता है और द्रव में किसी पदार्थ को, आप विलेय पदार्थ को जब अलग करते हैं तो उसे हम निस्यंदन कहते हैं, जैसे चाय की पत्ती को छानना। ठीक है, किसी द्रव को उसी वाष्प
में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं और वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का जो है संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है जब विलय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। ठीक है, तो एक तरह से एक नोट्स के रूप में यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है।